अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स में, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा कॉमर्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। अब दो टाइप की एक्टिविटीज कॉमर्स के अंदर आती है। सबसे पहले हमने कॉमर्स का मीनिंग तो समझ लिया, इंडस्ट्री और कॉमर्स में डिफरेंस क्या था इससे पिछले पार्ट में समझा, पहले वो समझना जरूरी है क्योंकि इंडस्ट्री का मीनिंग होता है कि प्रोडक्शन करना और प्रोक्योरमेंट करना, ठीक है। और कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज जो होती है वो। अब एक्टिविटीज रिलेटिंग टू कॉमर्स के अंदर भी मेन दो टाइप की एक्टिविटीज है, पहला है ट्रेड, दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के ऊपर, तो ध्यान से इस चीज को समझना, बहुत ज्यादा सिंपल है, ज्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगी। सबसे पहले ट्रेड की बात करेंगे। इट रेफर्स टू सेल, एक एक करके समझना। इट रेफर्स टू क्या? इट रेफर्स टू सेल, ट्रांसफर करना और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मतलब ट्रेड का मतलब सिंपल होता है, सेल कर देना, परचेज करके सेल कर दो, उसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। एक्सचेंज कर लो गुड्स को या फिर ट्रांसफर कर दो। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल। एक सेकेंड यहीं पे रुक के, इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल, जो भी गुड्स हमने बनाए हैं उसको अवेलेबल करवाता है टू अल्टीमेट कंज्यूमर। ये अल्टीमेट कंज्यूमर का मीनिंग क्या हुआ? अल्टीमेट कंज्यूमर का मीनिंग कि वो कंज्यूमर जो एक्चुअल में उस गुड्स को खरीदना चाहते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट है इन गुड्स की, वो हमारे क्या बन गए? अल्टीमेट कंज्यूमर्स, अल्टीमेट कंज्यूमर्स और यूजर्स, ठीक है। ट्रेड में बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। अब ट्रेड को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दोनों पार्ट्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, अब फटाफट से इसको बस रीड करना है। सबसे पहले है इंटरनल, डोमेस्टिक और होम ट्रेड। जो मैंने आपको समझाया था कि आप एक कंट्री के अंदर ही, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक सिटी से दूसरी सिटी में, या एक ही सिटी में, कहने का मतलब ये हुआ विद इन इंडिया, विद इन इंडिया। अगर आप इंडिया के अंदर ही कोई भी चीज का सेल, परचेज, ये सब चीजें करते हो, एक्सचेंज करते हो या ट्रांसफर करते हो, उस वाले केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो होता है इंटरनल, डोमेस्टिक और होम ट्रेड। नाम से ही समझ में आता है, इंटरनल आपस की बात, डोमेस्टिक और होम ट्रेड is concerned with the buying and selling of goods and services within the geographical boundaries of a country। मतलब हम यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हमारी इंडिया की जो ज्योग्राफिक, मतलब जो हमारा मैप है, उसके अकॉर्डिंग, उसकी बाउंड्रीज के अंदर अगर हम कोई भी सेल, परचेज या ये सब चीजें करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल, डोमेस्टिक और होम ट्रेड। एक चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन जरूरी नहीं है हमेशा बोलेगा इंटरनल ट्रेड बताओ, नहीं, वो हो सकता है बोले डोमेस्टिक बताओ, तो आपको पता होना चाहिए, हो सकता है बोले होम ट्रेड बताओ, तो आपको पता सबके मीनिंग होने चाहिए, तो इसलिए इन सबको याद करके चलना। दूसरा है एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड। सिंपल सी बात है, जो भी इंडिया के बाहर जाता है, जो भी इंडिया के बाहर हम एक्सचेंज करेंगे, सेल करेंगे या और कोई भी चीजें करेंगे, वो सारी हमारी क्या बन जाती है? एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड, और फॉरेन ट्रेड इसको एक और नाम से बोला जाता है, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, इसको हम एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। ये नाम को लर्न कर लेना कि अगर हम इंडिया के बाहर कोई भी सामान को बेचते हैं, ये सब चीजें करते हैं, तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। इन केस अगर कोई चीज परचेज करते हैं, तो पिछले पार्ट्स में भी समझाया था कि इसको हम इंपोर्ट बोलते हैं परचेज के टाइम पे। ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। एक सेकंड यहां पे रुक के, ये पर्सन तो समझ में आता है, बट यहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मीनिंग अच्छा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर, आप इकलौते इंसान कर रहे हो बिजनेस तो भी, आपके पार्टनर्स हैं तो भी, आपकी कंपनी है तो भी, आपके जॉइंट वेंचर्स है तो भी, आपकी कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो भी, ये सारी चीजें, एनजीओ है सारी। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया सब कुछ। ऑपरेटिंग इन टू और मोर कंट्रीज, मतलब दो या उससे ज्यादा कंट्रीज में आप काम करने लग रहे हो, तो आपको उस केस में क्या बोला जाएगा? एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड करते हुए आप बोले जाओगे, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आने के बाद हम आएंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ट्रेडिंग करना पॉसिबल है ही नहीं ये सारी चीजों के बिना। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मीनिंग ये होता है कि सर्विसेज रिलेटिंग टू ट्रेड, मतलब ट्रेड को जो हेल्प करती है आगे फॉलो करने में, या ट्रेड को
पिक्चर में लाने के लिए जो भी चीजें, जो सर्विसेज होती है, वो सारी सर्विसेज को बोला जाता है क्या, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। शुरू से पढ़ेंगे। दीज एक्टिविटीज आर जनरली रेफर्ड टू एज सर्विस बिकॉज, इनको सर्विस क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज टेंजिबल नहीं होती है, सारी चीजें क्या होती है, इनटेंजिबल होती है। आप सोचो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस मिल रही है, अब ये कोई ना बोले कि उसको ट्रक भी तो मिल रहा है, आप ट्रक को छू सकते हो, ट्रक को छू सकते हो, बट क्या ट्रक आपका हो जाता है, आपका नहीं होता, आपको सिर्फ उसकी सर्विस मिल रही है, आप सर्विस को छू नहीं सकते, ठीक है। तो रेफर टू एज अ सर्विस बिकॉज दीज आर in the nature of facilitating the activities relating to industry and trade. The various auxiliaries to trade are, अब यहां से जितनी भी आएंगी आपको डिटेल में समझनी है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, एक्सप्लेन। तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए कि ये क्या होती है, और है सारी सिंपल, आपने ये सारी चीजें देखी भी हुई है। पहला ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मतलब ट्रांसपोर्ट करना और कम्युनिकेशन करना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज क्या करती है, मूवमेंट करवाती है, किसका, मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। पहले यहीं तक पढ़ेंगे, क्या करवाती है, मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। मैं प्राइमरी इंडस्ट्री हूं, अब मैं रिलेट करवाऊंगा पिछले सारे पॉइंट्स जो हमने कंप्लीट करे हुए हैं, ठीक है। मैं प्राइमरी इंडस्ट्री हूं, तो प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चीजें होती है, वो रॉ मटेरियल को अपनी जगह पे पहुंचाती है जहां पे एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। एंड द फिनिश गुड्स, फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम फैक्ट्रीज टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। मतलब आप एक चीज को नोटिस करना, मान लो आपका रॉ मटेरियल निकला, या आपका रॉ मटेरियल है मुंबई के अंदर, और आपकी जो इंडस्ट्री है जो काम कर रही है, मैं ऐसे बताता हूं, मुंबई के अंदर आपकी क्या है, आपकी फैक्ट्री है, नहीं फैक्ट्री नहीं है, मुंबई के अंदर आपने रॉ मटेरियल निकाला, आपकी फैक्ट्री है दिल्ली के अंदर, और आपको ये सामान बेचना है हिमाचल के अंदर। अब आप खुद बताओ ये कैसे पॉसिबल है, बिना कम्युनिकेशन और बिना ट्रांसपोर्टेशन के ये पॉसिबल कभी नहीं है। आप यहां से रॉ मटेरियल निकालोगे, यहां से दिल्ली में पहुंचाओगे, कैसे, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, और उसको कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन भी जरूरी बन जाता है कि वो सामान पहुंचा या इतना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपको बेचना है हिमाचल में फाइनल गुड्स, तो आप उसको वहां पे बेचोगे, वो भी किसके थ्रू बेचोगे, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के थ्रू। अब दोबारा रीड करेंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जो कि मैंने ये वाली बात बोली कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचाने के लिए, एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, जो मैंने ये वाली बात बोली कि फैक्ट्री से कंजम्पशन की प्लेस पे पहुंचाने के लिए भी, ठीक है। कम्युनिकेशन फैसिलिटेट अलाउ द प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या हुआ, सेलर्स, प्रोड्यूसर का मतलब क्या हो गया, सेलर, ट्रेडर एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया, बायर, ट्रेडर का मतलब क्या हो गया, जो बेच रहा है, जो बना नहीं रहा। ध्यान से समझना, प्रोड्यूसर बना रहा है, ट्रेडर बना नहीं रहा, वो खरीद के बेच रहा है, और बायर और सेलर सॉरी कंज्यूमर का मतलब हो गया जो बायर होते हैं। टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद वन अनदर, तो इसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, क्योंकि इनको आपस में, अब ये मुंबई में बैठा हुआ है, ये कौन है, प्रोड्यूसर, दिल्ली में जो बैठा है वो ट्रेडर है, और वो है कंज्यूमर। अब इन तीनों को आपस में बात करने के लिए क्या चाहिए, एक कम्युनिकेशन की फैसिलिटी चाहिए। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट हमारा क्या बन जाता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सेकंड वाले पे आएंगे तो इसके अंदर है बैंकिंग। बैंकिंग और फाइनेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, कैसे समझना, बैंकिंग हेल्प्स बिजनेस एक्टिविटीज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। अब आप खुद सोचो, एक कंपनी है, उसके पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट उसके पास फाइनेंस की कमी है, और जनरली कंपनीज के पास होती है, क्योंकि कंपनीज छोटी मोटी नहीं बनती, उसके लिए कैपिटल ह्यूज रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो एक उनको अगर फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो हमारा कौन काम करता है, बैंकिंग। या मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल आपको देके समझाता हूं, ठीक है। पिछले वाले एग्जांपल में आओ, मुंबई से दिल्ली के अंदर काम हो रहा है, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे कम्युनिकेशन से दिल्ली ने बोला कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो इसने मुंबई को बोला हमें रॉ मटेरियल चाहिए, क्या बोला, हमें रॉ मटेरियल चाहिए। कम्युनिकेशन तो हो गया, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, इन्होंने इनको सामान भेज दिया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब खुद सोचो, इसको पैसे भी भेजने हैं, तो पैसे तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू नहीं जा सकते ना, तो पैसे के लिए क्या होगा, या अगर हमें अमाउंट ट्रांसफर करना है तो उसके लिए बैंकिंग की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, क्या होगी, बैंकिंग की रिक्वायरमेंट होगी होगी। तो बैंकिंग हमें समझ में आ गया कि ट्रेड के लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। दूसरा है फाइनेंस। फाइनेंस तो आपको समझ में आता है कि कोई भी चीज ओपन करनी है उसके लिए पैसा चाहिए रहता है, और उसके लिए बैंक से अच्छा फाइनेंसर कोई होता भी नहीं है जो पैसे दे सके।
वो लोन भी देते हैं और भी बहुत सारी चीजें देते हैं कि आपको उसमें क्या करना होता है, एक मॉर्टगेज पे कुछ रखवाना होता है, ठीक है। और उसके हिसाब से बैंक की जो भी पॉलिसी होती है वो आपको वो सामान रख के आपको कोई चीज तो मतलब पैसे अलॉट कर देती है, आपसे इंटरेस्ट लेती है, आप टाइम पे उसकी पेमेंट कर दो और अपना सामान जो है वो वापस ले सकते हो। कमर्शियल बैंक्स, अब कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, यहाँ पे 2 मिनट के लिए फिर रुकना। कमर्शियल बैंक्स का मतलब हमारे वो बैंक्स, जैसे आपने जितने भी आज तक बैंक सुने हैं वो सारे कमर्शियल ही हैं, जैसे एसबीआई आपने सुना और भी जो भी बैंक सुने, पीएनबी वगैरह सुना या कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे बैंक्स क्या हैं, ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। एक और बैंक होता है सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हम समझेंगे इसके आगे वाले चैप्टर में। अभी बस ये याद रखना कि मैं यहाँ पे कमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूं बस। कमर्शियल बैंक जनरली लैंड मनी, मतलब वो मनी को प्रोवाइड कराते हैं एज अ लोन बाय प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब ये है कमर्शियल बैंक जनरली क्या करते हैं, पैसे लेंड करते हैं, मतलब प्रोवाइड कराते हैं जो भी हमारा बिजनेस जो स्टार्ट करने वाला होता है, किस किस वे में, या तो वो उसको ओवरड्राफ्ट के नाम पे, अकाउंट्स अगर आती है तो ये सारे वर्ड अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, और नहीं समझ में आती तो ओवरड्राफ्ट का मतलब एक तरह से ये होता है शॉर्ट टर्म लोन, ऐसा समझ लो। कैश क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको ये भी शॉर्ट टर्म लोन की तरह दिया जा रहा है या फिर एक्चुअल में लोन्स या फिर एडवांसेस के रूप में आपको दिया जा रहा है। Banks also undertake collection of check, remittance of fund to different places and discounting of bills on behalf of traders। मतलब क्या हुआ, बैंक आपको पैसे तो देती है, बट अब मैं दोबारा इस वाले एग्जांपल में आता हूं कि दिल्ली ने मुंबई को पैसे तो भिजवा दिए, तो दिल्ली के लिए तो वो चीज समझ में आ गई, मुंबई के लिए क्या, वो बैंक पैसे कलेक्ट भी करेगा, मुंबई के लिए उसका जो बैंक है वो पैसे कलेक्ट करेगा, क्या करेगा, कलेक्शन ऑफ चेक, चेक कलेक्ट करेगा या पेमेंट कलेक्ट करेगा, रेमिटेंस ऑफ फंड, फंड को इधर उधर ट्रांसफर करेगा टू डिफरेंट प्लेसेस, एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। अब ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है। अब इसके लिए आपको एक्चुअल में अकाउंट समझनी पड़ेगी क्योंकि इसके ऊपर पूरा वहां पे चैप्टर है, मैं यहाँ पे अभी नहीं समझा पाऊंगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है, क्योंकि वहां पूरा चैप्टर है जो कि 15 पार्ट्स में बना था, तो ये वहां पे समझना जरूरी है कि बिल को डिस्काउंट कराना ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर्स, तो ये चीजें आपको समझ में आती है। उसके बाद इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस भी सबसे इंपॉर्टेंट आज बनता जा रहा है क्योंकि आजकल ऐसे रूल्स आ गए हैं कि कोई भी सामान, कोई भी गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जाएगा अगर उसका इंश्योरेंस ना हुआ हो, तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू बिजनेस अगेंस्ट वेरियस रिस्क सच एज फायर और थेफ्ट, मतलब ये मैंने अपना सामान को इंश्योरेंस करवा लिया, मैंने अपना सामान को इंश्योरेंस करा के, इस वाले एग्जांपल में रॉ मटेरियल मुंबई से दिल्ली गया, तो उस केस में उसके आग लगने के बहुत सारे एक्सीडेंट होने के चांसेस है, बहुत सारे चांसेस है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो रॉ मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्रॉब्लम ये क्रिएट होती थी, प्रॉब्लम समझना, प्रॉब्लम ये होती थी कि मुंबई वाला कहता है मैंने अपना सामान भेज दिया था, अब ये जो लॉस हुआ है ये तेरा है, दिल्ली वाले को बोलता है ये तुम्हारा लॉस है, मेरा लॉस नहीं है, दिल्ली वाला बोलता है मेरे पास सामान तो आया ही नहीं है, मेरा लॉस भी नहीं है। तो इस वाले केस में बहुत सारे झगड़े होते थे, उसको निपटाने के लिए ये बोल दिया गया कि अब जो भी सामान होगा उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं, अब अगर सामान कुछ भी हो उसके पैसे इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करा देगी, ठीक है। ऑन पेमेंट ऑफ नॉमिनल प्रीमियम, जो भी प्रीमियम पे किया जाता है, ये अभी समझाता हूं कि ये प्रीमियम वगैरह क्या होता है, एक फटाफट से हम समझेंगे कि इंश्योरेंस काम कैसे करता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ लॉस और डैमेज एंड कंपनसेशन फॉर इंजरी इफ एनी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इंश्योरेंस का फटाफट से समझते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि इंश्योरेंस मुझे डिटेल में आगे समझाना है नेक्स्ट चैप्टर में। इंश्योरेंस में ये होता है, मान लो मेरे पास ये पेन है, मुझे डर है कि ये पेन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे डर है कि यार ये खो ना जाए या कुछ इसको प्रॉब्लम ना हो जाए या कोई चोरी ना कर ले, मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगा, मेरे को चिंता है, ठीक है, इस सब चीजों की, मैं इंश्योरेंस कंपनी को बोलूंगा एक काम करो, ये पेन को आप क्या कर दो, इंश्योर करा दो, मतलब ये खो जाएगा तो आप मुझे पैसे दे देना। अब आप खुद सोचो, इंश्योरेंस कंपनी पागल नहीं है कि वो आपको बोलेगी कि ठीक है आपकी ये चीज हम इंश्योर कर देते हैं, आप खो जाएगी तो मुझसे पैसे ले लेना। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आपको हमें एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, एक आप हमें काम करो, कुछ पैसे जमा करो, मतलब कुछ पैसे एज अ प्रीमियम के नाम के हमारे पास दो, हम उसको रखेंगे, जब आपका सामान कभी खो गया तो हम आपके पूरे पैसे, ये वाले नहीं, जितनी इसकी अमाउंट है, एग्जांपल 100 रुपए का पेन है, ठीक है, 100 रुपए का पेन है, तो इंश्योरेंस कंपनी 100 रुपए नहीं मांगेगी आपसे प्रीमियम के, वो प्रीमियम के बहुत नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब होता है ये नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब होता है बहुत छोटा, वो आपसे बोलेगी कि चलो 2 रुपए का प्रीमियम पे कर दो, हर साल 2-2 रुपए का प्रीमियम पे कर देना,
मान लो मैंने 20 सालों तक प्रीमियम पे किया, मतलब मैंने टोटल 40 रुपीज पे करे, और तब मेरा ये पेन खो गया या इसको कोई प्रॉब्लम हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 40 रुपीज पे नहीं करेगी, वो मुझे पूरे 100 रुपीज पे करेगी जितना मेरा पेन बनता है। हाँ, वो बात अलग है कि इसमें जो डेप्रिसिएशन लगा होगा वो माइनस करके करेगी, वो अभी समझने की जरूरत नहीं है, बट इतना समझना कि इतने पैसे आपको मिलेंगे, प्रीमियम वाले का कोई रोल नहीं होता। दूसरा डाउट ये हो सकता है कि मान लो हमने इनको 40 रुपीज पे कर दिए, इंश्योरेंस हमारी जो पॉलिसी थी वो ओवर हो चुकी है, एक्सपायर हो गई, अब क्या वो मुझे मेरे जो 40 रुपए प्रीमियम के पे कर दिए हैं वो क्या मुझे वापस मिल जाएंगे? तो याद रखना, एक चीज को हमेशा याद रखना, लाइफ इंश्योरेंस के केस में सिर्फ वो पैसे वापस मिलेंगे और किसी केस में नहीं मिलेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, लाइफ इंश्योरेंस ही एक ऐसी चीज है जिसमें आपको आपका प्रीमियम, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस होती है एक इंसान की लाइफ से रिलेटेड, अगर एक इंसान की डेथ हो जाती है तो आपको वो पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस वाला, बट एक इंसान की डेथ नहीं होती तब भी आपने जितना भी प्रीमियम पे किया हुआ है वो सारा आपको वापस मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस का ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, और ये बनाया सिर्फ इसलिए गया है कि ऐसा ना हो कि कोई, जैसे अब ये चीज है, मुझे पता है ये पेन के पूरे पैसे मिल जाएंगे तो मैं पेन तोड़ के फेंक दूंगा, लेकिन एक इंसान की डेथ से रिलेटेड बात है, तो इसीलिए इसको सिक्योर करने के लिए बोला जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपने जो प्रीमियम पे किया है आपको विद इंटरेस्ट पूरा वापस मिल जाएगा अगर इंसान को कुछ नहीं होता। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की केस है, बाकी सारे इंश्योरेंस में आपको आपका प्रीमियम कभी नहीं मिलेगा, वो गया तो गया। ठीक है, तो इंश्योरेंस के लिए आपको इतनी नॉलेज होनी अभी के लिए जरूरी है, जब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसमें डिटेल में समझेंगे तब मैं और समझा दूंगा कि इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट 2 पॉइंट्स आते हैं, पहला है वेयर हाउसिंग, दूसरा है एडवर्टाइजमेंट। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है? वेयर हाउसिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास एग्जांपल के तौर पे, जैसे वापस से उसी एग्जांपल पे आते हैं अपने पहले वाले पे, रॉ मटेरियल मुंबई से दिल्ली वाले ने मंगवाया, ये इसके पास रॉ मटेरियल आ गया। अब आप खुद सोचो, रॉ मटेरियल आया तो क्या वो एक ही दिन में, एक ही बारी में उसको पूरा यूज कर लेगा? नहीं कर पाएगा, तो इसको कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए जो फैसिलिटी दी जाती है उसको बोलते हैं वेयर हाउसिंग। अब यहां पे 2 मिनट के लिए सोचना, ऐसा नहीं हो सकता कि हर इंसान के पास अपना अपना वेयर हाउस हो। मान लो मैं एक छोटा सा बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरे पास मेरा बिजनेस चलाने के लिए इतने सारे फंड्स नहीं है कि मैं एक वेयर हाउस भी ओपन करूं। तो दुनिया, मतलब जो लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी बिजनेसमैन होते हैं जो वेयर हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, तो मैं उनके पास जाऊंगा, मैं अपना सामान वहां पे रखवाऊंगा, वो मुझसे एक फीस चार्ज करेंगे और मेरा काम हो जाएगा। तो वो जो सर्विस होती है वो होती है वेयर हाउसिंग की सर्विस, जिसको हम गोडाउन बोलते हैं। ठीक है, अब रीड करेंगे, वेयर हाउसिंग हेल्प बिजनेस फर्म टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, मतलब ये स्टोरेज की प्रॉब्लम को ओवरकम करने में मदद करता है, एंड फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन नीडेड, और जब भी हमें गुड्स चाहिए हम उसमें से निकाल सकते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रमोटिंग द सेल एंड ऑफ प्रोडक्ट्स, particularly consumer goods like electronic goods, automobiles, soap, detergents, etc. आप सोचो, आप कोई भी सामान खरीदते हो तो आपने उसके एड जरूर देखे होते, तभी आप उस चीज को परचेज करने के लिए और ज्यादा होते कि मुझे यही वाला प्रोडक्ट चाहिए। आप नोटिस करो, आप किसी भी शॉप पे गए, आपने एक प्रोडक्ट है कोई, उसके एड बहुत ज्यादा देखे हुए हैं, मतलब आपने हर जगह सुने हुए हैं, उसमें आप अपने अपने फेवरेट एक्टर वगैरह का भी मतलब देखा हुआ है प्रमोट करते हुए, तो आप उस चीज को जल्दी परचेज करोगे या उस वाले प्रोडक्ट को परचेज करोगे जिसके कोई एड आपने कहीं नहीं देखा, उसका कोई एड कहीं नहीं देखा, भले ही वो प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा होगा इस वाले से, स्टिल आप इस वाले को परचेज करोगे क्योंकि एडवर्टाइजमेंट उसकी ज्यादा की गई थी। तो एक एडवर्टाइजमेंट नाम की भी सर्विस होती है। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में फटाफट से एक बार रिपीट करेंगे, लर्न होनी चाहिए सारी चीजें। ठीक है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में सबसे पहले आपको लर्न होना चाहिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, दूसरा आपको लर्न होना चाहिए यहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस, तीसरा इंश्योरेंस, और चौथा आपका वेयर हाउसिंग, और पांचवा आपका एडवर्टाइजमेंट। तो ये 5 पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यहाँ पे हमारा फिनिश होता है, और यहीं पे हमारा फिनिश होता है पार्ट नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 7।